Would be discussing some important doctrines that appears frequently in prelims and mains, and it is very important for whoever is giving mains 2026 and prelims as well. The first one is basic structure doctrine. This is a very familiar one. Every one of us is aware of this one. A very famous case is attached to it, that is case of Keshav Nanda Bharti versus State of Kerala. तो इस केस में बेसिकली क्या बोलता है, पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बट कैन नॉट ऑल्टर इट्स बेसिक स्ट्रक्चर. मतलब पार्लियामेंट अमेंडमेंट ला सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में, बट किसी ऐसे पार्ट में अमेंडमेंट नहीं ला सकता जो कि बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है. बेसिक स्ट्रक्चर जैसे कि फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, जुडिशियल रिव्यू एट्सेट्रा. Second one is doctrine of severability. Before we move ahead, so this basic structure doctrine is something that judiciary developed so as to protect the constitution. So as to protect the essence of the constitution in particular. And it is not, this doctrine is nowhere mentioned in the constitution, or we have not taken it from somewhere else. It is the invention of Indian judicial system to protect the very spirit of the constitution. मतलब जो जिस मोटिव से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, तो अमेंडमेंट से उसको चेंज ना कर सके लेजिस्लेटिव, इसीलिए इस डॉक्ट्रिन को लाया गया. सेकेंड वन इज डॉक्ट्रिन ऑफ severability. Important case attached to it is RMDC versus Union of India 1957. So this doctrine of severability talks affects Article 13(1) and 13(2) of Constitution, which declares law inconsistent with fundamental rights are void. मतलब देखो, इस डॉक्ट्रिन में क्या होता है कि अगर कोई एक लॉ पास किया जाता है, मतलब एक लॉ आता है, तो इट्स नॉट कि हम उस पूरे लॉ को हटाते नहीं हैं. मतलब एक पर्टिकुलर लॉ है, ठीक है, उसका एक पार्ट कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, एक पार्ट वैलिड नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, वन पार्ट ऑफ इट इज़ affecting द फंडामेंटल राइट इन नेगेटिव वे. तो इट्स नॉट नेसेसरी कि हम उस पूरे लॉ को हटाएं, हम सिर्फ उस पार्ट को हटाएंगे जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, प्रोवाइडेड कि अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट को हटाने के बाद भी वो लॉ अकेले स्टैंड कर पा रहा है, मतलब इंडिपेंडेंटली अगर स्टैंड कर पा रहा है, तो द पार्ट विच इज़ नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैन स्टे एंड द अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट इज़ severed off, मतलब it is removed. So we have another important case also, that is A.K. Gopalan versus State of Madras. Then we have RMDC versus Union of India. So when you are writing about doctrine of severability, you can just mention these cases. And then we have Kyoto Holhon versus Jachulu. This doctrine applied in context of 10th schedule, anti-defection, part of the law struck down but not the entire schedule. मतलब 10th schedule में जो भी ऐसा पार्ट था जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, मतलब या फिर फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट कर रहा था, हमने उसको हटा दिया और बाकी बचा हुआ 10th schedule अभी भी चल रहा है. सो इट इंश्योर्स जुडिशियल बैलेंस बिटवीन प्रोटेक्टिंग फंडामेंटल राइट्स एंड रिस्पेक्टिव लेजिस्लेटिव इंटेंट. दिस इज़ बेसिकली अ लॉ जो कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में एक बैलेंस मेंटेन करता है. इट प्रिवेंट्स अननेसेसरी इनवैलिडेशन ऑफ एंटायर लॉ. मतलब दिस इज़ काइंड ऑफ अ प्रोटेक्शन टू अ लॉ जिसमें कुछ पार्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और कुछ पार्ट कॉन्स्टिट्यूशनल है. तो आप अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट को हटा दो, तो एटलीस्ट जो पार्ट कॉन्स्टिट्यूशनल है उसको आप वैलिडेट करके आगे बढ़ो, नॉट कि आप पूरा लॉ को ही ख़त्म कर दो. सो यही आर्टिकल 13 है. ऑल लॉ इनकन्सिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट शैल बी वॉइड. तो ये बेसिकली डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी स्ट्रेंथन्स जुडिशियल रिव्यू एज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर. अब डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स क्या है? ये एक केस है भिकाजी नारायण दक्षरस वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी. तो इसका मेन पर्पस ये है कि कोई भी जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले जितने भी लॉ है, अगर उसमें से कोई फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है या उसको इन्फ्रिंज कर रहा है, तो वो लॉ डॉर्मेंट हो जाएगा, मतलब एक्लिप्स्ड हो जाएगा, जैसे ऐसा ढक जाएगा, छिप जाएगा, वॉइड नहीं होगा.
और अगर वो उस इनकन्सिस्टेंसी को अगर हम रिमूव कर पाते हैं तो वो वापस से रिवाइव कर जाएगा. इट इज़ वेरी सिंपल. मतलब कोई भी लॉ जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले वाला जो लॉ है इसके लिए सिर्फ एप्लीकेबल है ये. तो अगर वो फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहा है, उसको वायलेट कर रहा है, तो वो लॉ वॉइड नहीं होगा, वो लॉ सिर्फ इक्लिप्स हो जाएगा, मतलब डोमेंट हो जाएगा. और अगर वो इनकन्सिस्टेंसी हट जाती है तो वापस से वो रिवाइव कर सकता है. सिंपल. डॉक्ट्रिन ऑफ हारमोनियस कंस्ट्रक्शन. व्हेन टू प्रोविजन कॉन्फ्लिक्ट इंटरप्रेट देम हार्मोनियसली सो बोथ सर्वाइव. मतलब अगर कोई दो लॉ ऐसा है जो कि एक दूसरे को एक दूसरे के अगेंस्ट है, कॉन्फ्लिक्ट में है, तो हमें ऐसे उसको इंटरप्रेट करना है कि वो दोनों सर्वाइव कर जाए. दैट इज़ डॉक्ट्रिन ऑफ हारमोनियस कंस्ट्रक्शन. देन वी हैव डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, मेन्स में बहुत बार आता है. सो गवर्नेंस में एडहर नॉट जस्ट टू द टेक्स्ट बट टू द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो वर्ड्स लिखे हैं, हमें सिर्फ उसको नहीं, हमें कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट को समझना है और उसके मॉरल वैल्यूज़ को फॉलो करना है. जैसे कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट टॉक अबाउट सेम सेक्स मैरिज और सेम सेक्स रिलेशनशिप टू बी वैलिड, बट नवतेज सिंह जौहर वाला केस जो था उसमें हमने सेम सेक्स रिलेशनशिप को वैलिडिटी दी और हमने जो उसको डीक्रिमिनलाइज किया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डिग्निटी. एंड बाय अपहोल्डिंग दिस, I mean by the decision of this case, that is Navtej Singh Johar, we are basically upholding the liberty, equality and dignity of the people in India. तो ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि हमें ऐसा करना चाहिए. मतलब दिस इज़ द मॉरल वैल्यूज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सिमिलरली इन सबरीमाला केस वेयर वुमेन वेर नॉट इनिशियली अलाउड टू एंटर इन द टेम्पल, तो वहाँ पे भी ये इक्वालिटी वाला जो है या फिर लिबर्टी और डिग्निटी, मतलब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का मॉरल वैल्यूज़ है हम उसको अपहेल्ड कर रहे हैं इन केसेस में. नेक्स्ट वन इज डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस. इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर. तो मतलब अगर कोई लॉ बनता है और वो कॉन्फ्लिक्ट में, मतलब डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि यूनियन गवर्नमेंट उस पर लॉ बनाएगा या स्टेट लेजिस्लेचर, तो उस केस में काम आता है. देखो, व्हेन a law's validity is questioned, the court examines the true nature and character of legislation. If the law is substantially within the legislative competence of legislature that enacted it, it is valid. Even if it is incidentally encroaches on the jurisdiction of another legislative, prevents law from being struck down merely due to incidental overlap. देखो, बहुत सिंपल सही है कि अगर जैसे यूनियन और स्टेट दोनों का डिवाइडेड है सेवन्थ शेड्यूल के हिसाब से कि कौन किस पे लॉ बनाएगा. अब अगर लॉ बनाने टाइम गलती से, मतलब कोई एक ऐसा इंटेंशनली नहीं, मतलब गलती से कोई ऐसा चीज़ है जिस पे लॉ बनाने के कारण मान लो यूनियन ने लॉ बनाया तो वो स्टेट लिस्ट में इनको मतलब घुस जाता है, या फिर स्टेट ने लॉ बनाया तो वो मतलब ऐसा कवर कर लेता है कोई सब्जेक्ट को जो कि सिर्फ यूनियन का है. तो अगर वो गलती से हुआ है या फिर मतलब वो उसका मेन एजेंडा ये नहीं था कि वो यूनियन लिस्ट वाले किसी सब्जेक्ट पे लॉ बनाए, वो अपने स्टेट वाले सब्जेक्ट पे ही लॉ बना रहा था, लेकिन उसका थोड़ा सा पार्ट ऐसा है कि यूनियन वाले चीज़ को भी इफेक्ट करता है. तो इट डजेंट मीन कि हम उस पूरे लॉ को इनवैलिडेट कर देंगे. दैट इज़ डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस. हम समझते हैं ट्रू नेचर एंड कैरेक्टर कि इसका मेन मोटिव क्या था इस लॉ का. अगर लॉ स्टेट वालों ने बनाया है स्टेट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट पे जो थोड़े से मतलब यूनियन लिस्ट में किसी सब्जेक्ट को इफेक्ट करता है, इट डजेंट मीन कि वो पूरा लॉ इनवैलिडेट हो जाएगा. इसका एग्जाम्पल केस लॉ है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा. सो बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट चैलेंज फॉर इंसिडेंशियली इंक्रोचिंग ऑन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, जो कि यूनियन लिस्ट का पार्ट था. कोर्ट अपहेल्ड द एक्ट सेइंग इट्स पिथ एंड सब्सटेंस वाज पब्लिक हेल्थ. देखो, मतलब ये स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा में ये हुआ था कि स्टेट लिस्ट में पब्लिक हेल्थ आता है, इसने उस पर लॉ बनाया. उस लॉ का कोई ऐसा पार्ट होगा या कोई ऐसा आर्टिकल होगा जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को भी इफेक्ट करता है. इम्पोर्ट एक्सपोर्ट क्योंकि यूनियन लिस्ट का पार्ट था, तो इसको कोर्ट में चैलेंज किया गया, बट कोर्ट ने अपहेल्ड किया कि अगर इसका तुम ट्रू कैरेक्टर या ट्रू नेचर देखो तो लॉ पब्लिक हेल्थ पे बनाया गया था. इट मे हैव अफेक्टेड सम पार्ट ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट दैट इज़ अ पार्ट ऑफ यूनियन लिस्ट, बट इट डजेंट मीन कि ये पूरा लॉ हम इनवैलिडेट कर दे, ये लॉ वैलिड है. ठीक है. ऐसे ही देखो, प्रफुल्ल कुमार मुखर्जी वर्सेस बैंक ऑफ कॉमर्स.
तो बंगाल मनी लेंडर्स एक्ट लाया गया था। उस एक्ट ने थोड़ा मोड़ा ये प्रॉमिसरी नोट के ऊपर भी उसमें कुछ कुछ प्रोविजंस थे। प्रॉमिसरी नोट इज़ अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ यूनियन लिस्ट, तो फिर भी इस लॉ को इस एक्ट को वैलिड माना गया था, क्योंकि इसका पिथ एंड सब्सटेंस मतलब इसका ट्रू नेचर था, इसको मनी लेंडर्स पे एक्ट बनाना था अपने स्टेट को लेके। स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस बीजी चावला, लॉ रेगुलेट्स साउंड एम्पलीफायर्स ऑफ फेल्ड इन पिथ एंड सब्सटेंस, इट रिलेट्स टू पब्लिक हेल्थ एंड ऑर्डर नॉट वायरलेस टेलीग्राफी। सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि स्टेट ने पब्लिक हेल्थ एंड ऑर्डर पे लॉ बनाया था, उसका थोड़ा सा पार्ट मतलब इफेक्ट कर रहा था यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट को, जो कि है वायरलेस टेलीग्राफी। लेकिन अगर उसके पिथ एंड सब्सटेंस को देखें कि मतलब उसका मेन मोटिव क्या था, तो इट वाज अ लॉ टू बी मेड ऑन पब्लिक हेल्थ एंड ऑर्डर, इसीलिए ये वैलिडेटेड रहा। डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, इसका फेमस केस है केसी गजपति नारायण देव वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। तो उड़ीसा का एग्रीकल्चर इनकम टैक्स एक्ट वाज चैलेंज, कोर्ट स्ट्रक इट डाउन होल्डिंग दैट, कोर्ट ने उड़ीसा एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स एक्ट को स्ट्रक डाउन कर दिया, क्योंकि उनका कहना था कि स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट इनडायरेक्टली कॉन्फिस्केट जमींदारी एस्टेट व्हेन इट हैज़ नो डायरेक्ट पावर। तो मतलब देखो क्या कर रहा है यहाँ पे कि उसको डायरेक्टली पावर नहीं है कॉन्फिस्केट करने का, तो वो लॉ के थ्रू इनकम टैक्स एक्ट यूज़ करके उसको कॉन्फिस्केट कर रहा है। इसका मतलब ये है, if a law in its substance and effect is beyond legislative competence, it will be declared invalid even if it appears valid on surface। मतलब अगर जैसे नहीं होता ट्रू कलर को हाइड करना, कि आप ऊपर से कुछ और कलर दिखा रहे हो कि हम तो ये कर रहे हैं एक्ट को लाके, लेकिन आपका मोटिव कुछ और है, तो ये कलरेबल लेजिस्लेशन मतलब सही रंग दिख जाना। तो इट्स बेसिकली कि भले ही आप मतलब ऑन द सर्फेस ये लॉ वैलिड होगा, लेकिन अगर उसका लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस वैलिड नहीं है तो हम उस लॉ को वैलिड नहीं मानते हैं। दैट्स ऑल। ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स थे विच आई थिंक यू शुड गो and read about it in detail also if you want to, or this is sufficient. Refer to the case laws here and quote it in your answer. It will enrich your answer. That's all. Thank you.